नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय एग्जाम की जीके जीएस को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इनमें 30 प्रश्न होंगे टॉप 30 सीरीज में, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रामचरितमानस किसने लिखी है। जो रामचरितमानस है किसने लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी वशिष्ठ और ऑप्शन डी वाल्मीकि। इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग। रामचरितमानस किसने लिखी है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास को ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस के लेखक यही है। बाकी हम वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। और वाल्मीकि आप सभी जानते होंगे, रामायण के लेखक हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा, देखिए आप लोग बताइए कौन सा सही होगा जल्दी जल्दी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे। प्रश्न संख्या 3, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी था। बताइए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज की है, भारत तक पहुंचने की, वो वास्को डी गामा ही 1498 में की है। तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। दोस्तों, जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के, पुर्तगाल के निवासी थे। और इन्होंने 1498 में भारत की खोज की थी। मतलब भारत तक समुद्री मार्गों से कैसे पहुंचा जाए, इन्होंने खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी है 1917। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, देखिए आप लोग पढ़िए, बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो था वो पारित हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में। बाकी 1919 की एक प्रमुख घटना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, एक प्रमुख घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको ध्यान में रखिएगा। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। कब, 1920 में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों की मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। दोस्तों हम 16 महाजनपद जब पढ़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है मगध भी राज्य। तो मगध राज्य उस समय का प्रमुख राज्य होता था 16 महाजनपद में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो कहाँ थी। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी है राजगीर। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप सब लोग, कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो थी राजगिरी। बाद में इसको पाटलिपुत्र में भी, वैशाली में भी, फिर पाटलिपुत्र में ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है। पटना के संस्थापक, पटना का पुराना नाम तो आप सबसे पहले जानिए पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वे थे उदयन। कौन थे दोस्तों? उदयन थे। और उदयन किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के शासक। यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी है 5 अगस्त को। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है आपको बताना है, किस तिथि को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है। मतलब जो भारत के पश्चिमी तट है उनमें सबसे अधिक पश्चिमी तट का विस्तार जो है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी तट ऐसे इसका विस्तार है, पश्चिमी तट का ऐसे गुजरात से लेकर केरल तक इस प्रकार पश्चिमी तट है। तो आपको बताना है ऐसे कि कहाँ तक है और इसका अधिक विस्तार किस राज्य में है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो राज्य है और उसका सबसे अधिक विस्तार है वह है गुजरात। गुजरात में पश्चिमी तट अधिक चौड़ा भी है और साथ साथ में इसमें सबसे अधिक विस्तार भी रखता है अपना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, इसको हम WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा आप सभी बताइए। दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय है जेनेवा में, ध्यान रखिएगा जेनेवा में। वाशिंगटन शहर है अमेरिका का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा वो है पोटामैक नदी। पोटामैक नदी। अमूमन आपसे पूछ लिया जाता है प्रमुख शहर जो होते हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क भी हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी, समझ गए। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। बाकी इसका उत्तर तो हो गया जेनेवा, समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी इंदिरा नूई,
ऑप्शन सी मैग्रेट अल्वा और ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। तो कौन सा सही उत्तर होगा बताइए इन 4 विकल्प में से। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। ठीक है, कल्पना चावला थी पहली भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 जो है वो बोल रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपसे पूछा गया है ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है आत्मरंग पांडुरंग। इनमें कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बताइए दोस्तों कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जो प्रमुख पुस्तक था वो था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, तो ये पुस्तक प्रमुख पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। आपसे कभी पूछ लिया जाए तो सही उत्तर चुन लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। और आत्मरंग पांडुरंग के विषय में जान लीजिए, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस समाज की, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो कहाँ से प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए खेड़ा से, ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी बारदोली से, ऑप्शन सी अहमदाबाद से और ऑप्शन डी है चंपारण से। तो कौन सही उत्तर होगा बताइए दोस्तों। कहाँ से प्रारंभ किया था अपना पहला सत्याग्रह, आपको बताना है। तो दोस्तों पहला सत्याग्रह उन्होंने बिहार के चंपारण से शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये चंपारण कहाँ है, बिहार में है, बिहार में। कब पूछ लिया जाए तो 1917 में। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था आपको बताना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी है 1922। तो कौन सही उत्तर होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा। असहयोग आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल है वो किस राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा सही उत्तर होगा बताइए आप सब लोग, कौन सा इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जब हम प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा लोग का टॉपिक होता है वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसी में से ये प्रश्न है कि जो उस समय का लोथल स्थान है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है बताना है। तो दोस्तों लोथल जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और लोथल जो है उस समय किस नदी के किनारे स्थित था, ये आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा भोगवा नदी। कौन नदी, भोगवा नदी। ठीक है, क्लियर। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थान स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो प्रश्न संख्या 14 है हमारे स्क्रीन के सामने। दफला तथा सिंहपो, कौन? दफला तथा सिंहपो जो जनजातियां हैं, ये एक प्रकार की जनजातियां हैं, वो किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। दफला तथा सिंहपो, ये दो प्रकार की जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बाकी जनजातियां आप देखेंगे तो एक भोटिया जनजाति होती है, भोटिया। कौन दोस्तों? भोटिया। तो याद रखिएगा भोटिया जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, भोटिया उत्तराखंड में। और बात करें तो एक बद्दी है, बद्दी भी एक प्रकार की जनजाति है। तो ये बद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की? हिमाचल। ये जनजाति से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश। और एक भी जनजाति होती है जिसे हम गुज्जर और बक्करवाल जनजाति है, बक्करवाल। गुज्जर और बक्करवाल, तो ये जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 जो है वो है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट का संबंध है वो किस राज्य से है आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इन चार विकल्प में से कौन सही उत्तर होगा बताना है आपको। दोस्तों जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध है याद रखिएगा वो केरल से है। ठीक है, केरल से है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध। क्लियर। यदि इसकी शुरुआत पूछ लिया जाए तो 1973 याद रखिएगा। हालांकि इसका डेट कम ही पूछा जाता है, फिर भी तैयारी अच्छी रखनी है हम लोगों को। तो 1973 सही उत्तर हो जाएगा। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का आरंभ 1973 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलता है। यहाँ पे मिलाता है कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, मिलाता है। जो तुजू दर्रा है वो भारत को किस देश से मिलाता है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो वो देश से मिलाने वाला है म्यांमार। आपका ए नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा, म्यांमार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, ध्यान रखिएगा। सुने होंगे आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न लेकर उसी दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी दर्रे से प्रवेश करती है, जिससे हम यंगयाप दर्रा के नाम से जानते हैं। तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। हमारा भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और वो कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार में, ऑप्शन सी कार निकोबार में और ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार में। तो कौन सा सही उत्तर होगा बताइए दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, मतलब किस जगह पर। तो वो हो जाएगा आपका सही उत्तर ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार
ध्यान में रखिएगा। ग्रेट निकोबार। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी तुंगभद्रा बांध और ऑप्शन डी नागार्जुन बांध। तो कौन होगा सही उत्तर बताइए आप लोग। भारत का सबसे लंबा बांध कौन होगा? इसका जवाब दीजिए। कौन होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। एक और बात ध्यान में रखिएगा, हीराकुंड जो बांध है वो भारत का ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत का तो है ही, जो विश्व का होगा तो अमूमन सी बात है कि भारत की हो ही जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध ही है। बांध ठीक है। पूछा जाए कि ये किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर, महानदी पर है हीराकुंड बांध। और एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये कि भारत की हांगहो किस नदी को कहा जाता है? भारत की हांगहो किस नदी को कहा जाता है? हालांकि हांगहो नदी तो चीन में है। हांगहो नदी कहाँ है? चीन में है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और चीन का शोक भी हांगहो नदी को कहते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि भारत की हांगहो नदी किस नदी को कहते हैं? तो वो है महानदी ही। महानदी को क्या कहते हैं? भारत की हांगहो, भारत की वहांगहो, भारत की वहांगहो नदी, भारत की वहांगहो नदी। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर नागार्जुन बांध को पूछ लिया जाए कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक और बांध है श्री सैलम बांध, श्री सैलम, श्री सैलम बांध। ठीक है। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध भी कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड को तो समझ लीजिए ये विश्व की सबसे लंबी बांध है, भारत की भी है और यह महानदी पर है। और भारत की हांगहो नदी जो है वो महानदी को कहा जाता है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारते हैं? जो पृथ्वी का भूपृष्ठीय स्तर है उसको किस नाम से पुकारते हैं? हमारी पृथ्वी गोल है, इस प्रकार गोल है, इस प्रकार से कुछ परत है। ठीक है। तो इस परत को हम किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। इस परत को किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी मोहो। तो कौन सा सही उत्तर होगा इनमें से? तो देखिए, जो पृथ्वी का भूपृष्ठीय स्तर को जो पहली परत है इसको हम कहते हैं सियाल, सियाल कहते हैं। इसको हम नाम दे देंगे सियाल, सियाल, सियाल। और दूसरा परत पूछ लिया जाए, मान लीजिए इस परत को पूछ लिया जाए, इस परत को, तो इसको हम बोल सकते हैं सीमा, सीमा। इस परत को हम सीमा बोल सकते हैं। और यही इसके अंदर वाली परत, इसको पूछ लिया जाए तो इसको हम नाम दे सकते हैं निफे। क्या नाम दे सकते हैं? नीफे, नीफे नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो सियाल, सीमा, नीफे इस प्रकार की परतें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो प्रश्न संख्या 20 हमारे स्क्रीन के सामने है, जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है? यह भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। हड़प्पा जो कालीन सभ्यता का विशाल कोठार है वो कहाँ से मिला है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रोपर और ऑप्शन डी कालीबंगा। इनमें से कौन सा सही उत्तर है बताइए दोस्तों, 4 विकल्प में से। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मिला था वो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ये होगा आपका सही उत्तर। क्लियर, समझ गए यहाँ तक? और हड़प्पा किस नदी के किनारे है पूछा जाए तो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है पूछा जाए तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही उत्तर होगा? तो रावी नदी आप बता सकते हैं, रावी नदी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो कालीबंगा से भी एक मिला था साक्ष्य, वो था जुते हुए खेत का प्रमाण। जुते हुए खेत का प्रमाण। जुते हुए खेत का प्रमाण किस जगह से मिला था आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिला था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी यित्सिंग, ऑप्शन सी सुंगसेन और ऑप्शन डी वेनसोंग। तो इन 4 विकल्प में से कौन से थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किए थे? बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। दोस्तों हर्षवर्धन के समय जो आए थे उनका नाम वेनसोंग था। क्या था? वेनसोंग। तो आप इस प्रकार ऑप्शन डी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 22 बता रहा है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया, जो अधिकांश भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है वो कौन सी भाषा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाली भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत भाषा और डी है तमिल में। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। बौद्ध साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है बताना है आपको। तो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है अधिकांश वो पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा ध्यान रखना है आपको। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो ग्रंथ है त्रिपिटक, इसका संबंध जो है बौद्ध साहित्य से ही है। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है हम लोगों का, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी बताना है आपको। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी प्रिस्टले और ऑप्शन डी मेंडलीफ। तो कौन सा सही उत्तर होगा? इन 4 में से कौन थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी बताइए। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? प्रिस्टले। प्रिस्टले जो थे उन्होंने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। तो क्लियर, चलिए फिर आगे के प्रश्न को समझते हैं। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वह किससे जुड़ा था? आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। अब 1917 में 1917 में ठीक है। तो ऑप्शन ए है इजारदारी, ऑप्शन बी तिनकठिया, ऑप्शन सी जैनमिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही उत्तर होगा बताइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सही उत्तर होगा, कौन सही उत्तर होगा बताइए।
गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह किससे जुड़ा था? तो वो दोस्तों था ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, तिनकठिया। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की जो बूंद की गोलाकार है, उस आकृति जो लेती है गोल, वो किसके कारण लेती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब और डी नंबर गुरुत्व। तो इन चार में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। कौन सा सही उत्तर होगा? वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती है वो किसके कारण होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 हमारे स्क्रीन के सामने है और वो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। दोस्तों पुष्प तो हम लोग बहुत देखे हैं, लेकिन एक ऐसा पुष्प भी है जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प के रूप में जाना जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रफलेसिया, ऑप्शन सी कैक्टस और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है बताना है। तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है रफलेसिया। देखिए हमको याद कर लेना है साथ साथ में, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, तो रफलेसिया जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। कमल तो हमारी राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय फूल, ये तो आप जानते ही हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात, जो हुंडरू जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी और डी गंगा नदी। इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। दोस्तों जो हुंडरू जलप्रपात है ना वो है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। क्लियर। और जो स्वर्णरेखा नदी है इसका उद्गम, मतलब ये कहाँ से निकलती है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो इसका उद्गम है, उद्गम वो होती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये इंद्रावती जो है ये सहायक नदी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसकी सहायक नदी? गोदावरी की, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। इंद्रावती नदी इसकी ही सहायक नदी है। और गंगा नदी तो आप जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम, गंगा नदी की उद्गम ये होती है महान हिमालय पर, महान हिमालय। आराम से पढ़ना है दोस्तों, सब चीज समझ के पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा पढ़ना है कि हम लोग को ये हमेशा याद रह जाए। महान हिमालय पर गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से, हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और वहीं से गंगा नदी का शुरुआत हो जाता है।
क्लियर यहाँ तक? प्रश्न संख्या 28 को समझते हैं आप। तो प्रश्न संख्या 28 है कि भारत की तट रेखा है, भारत की जो तट रेखा है, भारत की तट रेखा है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, और ऑप्शन सी 5985 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर। तो जो भारत की तट रेखा है, देखिए यहाँ पे भारत की तट रेखा पूछा गया है और वह मुख्य भूमिका पूछा गया है। इसका मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका पूछा गया है, बताइएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, यह मुख्य भूमिका है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाते हुए इस प्रकार लक्षद्वीप है, ये भारत के कुछ दक्षिण का भाग इस प्रकार से आप देखते हैं, भारत के दक्षिण का भाग, तो इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है, ऐसे अंडमान निकोबार है ऐसे, इधर इंडोनेशिया भी है। तो यदि इन सब को मिलाकर पूछा जाए, इन सब को मिलाकर भारत की भूमि जो इसकी तटरेखा है उसके विस्तार, तो वो हो जाता है आपका 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल है, टोटल आपसे पूछा जाए तो इतना, और मुख्य भूमिका तो बता ही दिए 6100। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रक्त समूह सर्वदाता है? तो निम्न में से कौन रक्त समूह सर्वदाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी। तो इन चार में से कौन सही उत्तर होगा? देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रक्त समूह सर्वदाता, सर्वदाता के मतलब क्या? जो सबको दे सके, सबको दे सके उसी को सर्वदाता कहते हैं। और वो कौन होगा? तो वो होगा ऑप्शन ए नंबर, वो होगा आपका सही उत्तर। तो हो गया यहाँ पे क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, और ये पूछ रहा है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सोयाबीन, और डी ऑप्शन है अरहर। तो कौन सा सही उत्तर होगा इन चार विकल्प में से? बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है बताना है आपको। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सोयाबीन, सोयाबीन जो है इनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरह से 30 प्रश्नों के अध्ययन कर लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।